हाँ जी बच्चों, जी ट्रांसफॉर्म जैसे कि हमने देखा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। उसके अंदर क्या होता था कि आपके पास या फोरियर में आपने ये पढ़ा कि आप ट्रांसफॉर्म करते हो एक्स से रेलिवेंट फोरियर में। ठीक है, और जो आपके पास बेसिकली लेप्लास होती थी उसमें आप एस से टी तक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे और उसमें इंटेग्रल इन्वॉल्व होता था। आज जो हमने पढ़ना है वो है जी ट्रांसफॉर्म। और इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन यू है। ठीक है, और उस यू फंक्शन से हमने किस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना होता है, यू से जी में। ठीक है, इसीलिए इसको जी ट्रांसफॉर्म कहते हैं। आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा और उसी सीक्वेंस का हम ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, जी ट्रांसफॉर्म। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन हो वो सीक्वेंस की फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, तो आपको वो कहता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बल्कि उससे पहले वो आपको कह रहा है, जी ट्रांसफॉर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्क्रीट एनालिसिस एंड मे बी सेंट seen as discrete analog of Laplace transform. Role of Z transform in discrete analysis is the same as that of Laplace and Fourier transformation in continuous system. हाँ जी बच्चों, वो यही कहना चाह रहा है कि जैसे लेप्लास और फोरियर की एक अपनी प्लेस है एनालिसिस के दौरान या मैथ्स की दुनिया में, एक अलग रोल है उनका, उसी तरह जी ट्रांसफॉर्मेशन की भी अलग एक अहमियत है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस यू एन इज डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड यू एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन इज लेस देन 0 is defined as z of un is equal to this formula। हाँ जी बच्चे, अब हम इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। जैसे लेप्लास के केस में भी हमने एक फॉर्मूला याद किया था, यहां पर भी ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जी ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें ये यूएन सीक्वेंस होगा। समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी का मतलब है क्योंकि हम सीक्वेंस ले रहे हैं और हमें पता है सीक्वेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सीक्वेंस से जब सीरीज में कन्वर्ट करना होता है तो सीक्वेंस की सभी टर्म्स को हम ऐड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास सीक्वेंस है 1 1 3 5 7। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करें तो एक्चुअली हम यहाँ पर इस समेशन साइन का क्या मतलब है कि हम सीक्वेंस की सारी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के साथ साथ एक नया मेंबर अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जी की पावर माइनस एन। इसी को हम जी ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और वो कहता है जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ रिमार्क्स उसने आपको दिए हैं। वो कहता है जब आपके पास यहाँ पर ये चीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब ये एग्जिस्ट करेगी। यानी कि क्या मतलब हुआ, देखो बच्चे यहाँ पर है जी की पावर माइनस एन। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जी की पावर एन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समेशन उसने बोला एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, तो इसका मतलब मैंने 0 1 2 अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज पुट करनी है और इनफाइनाइट वैल्यू भी पुट करनी है। तो बच्चों देखो, जब यहाँ पर मैं एन की जगह 0 पुट करूंगी तो क्या आएगा, यू की पावर एन, सॉरी यू एन। जी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू एन। इसी तरह जब मैं 1 पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी, हत्ता कि मैं यहाँ पर इंफिनिटी पुट कर दूंगी तो जी की पावर इंफिनिटी क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो वो कहते हैं जब भी आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन तब एग्जिस्ट करेगी जब ये चीज कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट ना आए। ठीक है, इनफाइनाइट के अलावा कोई नंबर आए। तो वो कहता है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये वैल्यू कन्वर्जेंट हो। सेकंड पॉइंट उसने कहा है कि ये हमारे पास वन साइडेड ट्रांसफॉर्मेशन है। वन साइडेड क्यों है, क्योंकि एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी है। जो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की थी और जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी उसमें हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती थी इंटेग्रल की वैल्यू। ठीक है, जहां पर क्या है, 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी है, वो कहता है इसको हम वन साइडेड ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वो कहते हैं टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। ठीक है, और बच्चों देखो, हम यहाँ पर जीरो वाली ही क्यों कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज क्यों कंसीडर नहीं करते। मैंने अभी अभी आपको लिखकर बताया था कि यू एन और जी की पावर एन ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी ऐसे। अब जब मैं यहाँ एन की जगह -1 -2 -3 ये सारी टर्म्स पुट करूंगी, ठीक है, और ऊपर भी मेरे पास सेम यही टर्म होगी, तो वो कहता है कि आपके पास क्योंकि नेगेटिव टर्म है
तो आप जब इसकी जगह -1 -2 -3 पुट करोगे तो ये नेगेटिव टर्म टर्म आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर नहीं देगा। तो इसलिए हमने कंसीडर सिर्फ वो वाले नंबर्स करने होते हैं जहां पर वो पॉजिटिव आंसर दे, नेगेटिव आंसर ना दे। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक कंसेप्ट था जी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम इसके कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं, जिस तरह हम लेप्लास की भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसी तरह हम इसके कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। रिजल्ट्स ऑन जी ट्रांसफॉर्म्स ऑन स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस। हाँ जी, वो कहता है कुछ सीक्वेंसेस हमारे पास बने होते हैं, उनके हम जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। बच्चों अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो इसने हाईलाइटेड किए हुए हैं ना, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और आपके पास आपने इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आपने जी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। जब मेरे पास लिखा होता है जी इंटू यू एन, इस यू एन का मतलब होता है एनी सीक्वेंस। जैसे फोरियर में और लप्लास में हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता था, तो जो फंक्शन उसकी जगह गिवन किया जाता था हम एफ ऑफ एक्स उसकी जगह पुट करते थे। इसी तरह यहाँ पर यू गिवन हुआ होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जो वैल्यू चाहिए होती है हम यहाँ यू एन की जगह पुट करते हैं। तो यू एन यहाँ पर क्या है, ए एन। तो मैंने यहाँ क्या किया, ए एन पुट कर दिया, सात जी की पावर -n ऐसे। अब मुझे पता है अगर मैं समेशन खोलूंगी तो n इज इक्वल टू 0 सबसे पहले पुट करना है इसके अंदर। तो ये आ जाएगा a की पावर 0, z की पावर -0। तो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, 1, क्योंकि a की पावर 0 क्या होती है, 1। इसी तरह आप यहाँ पर 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक ये टर्म्स जाएंगी। जब ये इनफाइनाइट तक टर्म्स आएंगी, अब आपने सीक्वेंस वाला चैप्टर पढ़ा फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 6, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कहते थे कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर आपके पास ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक है, और r क्या होता है, r ये कॉमन रेशो होती है, यानी जब आप अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आपके पास बचता है वो आप कहते हो वो होता है r। तो यहां से देखो एक एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, a/z। तो ये हमारे पास r की वैल्यू है, a होती है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। उसके बाद ये फॉर्मूले का 1, 1 माइनस आर का मतलब ये जो हमने अभी अभी रेशो फाइंड किया है जो कि क्या थी, a/z, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया है, a/z। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये जो टर्म है इसका जब आप एलसीएम लोगे नीचे वाली टर्म का, तो ऊपर आ जाएगा z-a/z। क्योंकि ये डबल ओवर की फॉर्म में है, दो आपके पास डिवाइड्स हो रहे हैं, तो ये z जब नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और आपके पास ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट कर जाएगा। तो वो कहता है ये कॉमन एक सीक्वेंस हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिया था और उसकी हमने जी ट्रांसफॉर्मेशन की है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो कहता है आपको पता लगा जी ऑफ ए एन किसके इक्वल होता है, z/z-a। आज का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हुई तो आप उधर से फर्दर देख सकते हो। मैम आर वाला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सीक्वेंस दोबारा बता दूं, ठीक है बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो होता है जिसमें हम पूरी की पूरी जितनी भी टर्म्स लिखी होती हैं, कोई सी दो टर्म्स को डिवाइड करो तो आंसर सेम आए। यानी आप पहली और दूसरी को एक दूसरे से डिवाइड करो, तो a/z डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास क्या आंसर आया, a/z। इसी तरह आप दूसरी और तीसरी यानी ये और ये इन दोनों को जब डिवाइड करते हो तब भी क्या आंसर आएगा, a/z। तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो यानी कि r। और हमारे पास ये जिस जो जब r सेम होता है यानी कॉमन रेशियो सेम होती है, दो नंबर्स को डिवाइड करें रेशियो सेम हो, तो इसे हम कहते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। और क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है a/1 - r। r का मतलब है कॉमन रेशो, जो हमने अभी अभी कोई से दो नंबर्स को डिवाइड करके, इस पूरे सीक्वेंस में से कोई से दो नंबर्स को डिवाइड करो तो जो आंसर आता है वो कॉमन रेशो होती है, जो हमने अभी अभी फाइंड की थी वो क्या है, a/z। ए क्या होती है, ए फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो 1/1 माइनस a/z, यानी आर की जगह क्या आ रहा था, a/z। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूंगी, तो 1 माइनस a/z, आपको पता है आपने नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो आप क्या लिखोगे, 1 ओवर, जब आप इसका एलसीएम लोगे ये ऐसे आएगा, z, एक z ऊपर आ जाएगा, z - a। अब क्योंकि ये डबल ओवर की फॉर्म में है तो ये जो z नीचे है ये कहाँ चल जाएगा,
ऊपर, और यहां से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी नीचे वाला जी ऊपर जाकर खत्म हो जाएगा, डबल ओवर वाली फॉर्म खत्म हो गई। आपके पास बच गया जी ओवर जी माइनस ए, और यही इसका आंसर है। हाँ जी बच्चों, आप समझ आई। और इसमें एक चीज इसने और कही हुई है, उसने कहा ए बाय जी इज लेस देन वन होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, लेस देन वन क्यों होना चाहिए? अगर इक्वल देन वन होगा तो यहाँ वन आएगा, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, तो वन ओवर जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए वो कहता है हमेशा ये चीज किससे लेस होनी चाहिए? वन से। अगर एग्जैक्ट वन हुई तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट वो आपको कह रहा है जी ऑफ वन इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों जैसे वो यहाँ पर ये कह रहा है, वो कह रहा है जैसे जो रिजल्ट आपको इसमें मिला है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट यहाँ पर, ठीक है, वो कहता है अब आपने इसी के हिसाब से फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कहता है जब आप यहाँ पर पुट करना चाहोगे, हमने देखा जब भी z इंटू ए की पावर n होगा तो आपके पास z ओवर z माइनस ए आंसर आएगा। तो वो कहता है जब आप इस ए एन की जगह हमें वन कहा जाएगा, यानी आपने जी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है वन की, तो जहां पर ए है वहां पर हम वन पुट कर देंगे। ये देखिए, पुटिंग ए इज इक्वल टू वन इन रिजल्ट वन। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में ए आया वहां वहां आप वन पुट कर दोगे, तो जी ऑफ वन इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस वन। समझ आई बच्चों? इसी तरह आपने जी ऑफ टू फाइंड करना है, जी ऑफ थ्री फाइंड करना है, आप इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद z ऑफ माइनस वन की पावर n वो कह रहा है। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बता देती हूँ, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि आपने अभी भी फाइंड किया z ऑफ a n, ठीक है, तो वो कहते हैं इस a n की जगह जब वन आ जाएगा तो आपके पास z ऑफ a n का फॉर्मूला तो ये था। तो अगर आपको a की जगह वन कह दिया जाए तो आप डायरेक्टली a की जगह वन पुट कर दोगे। जब a की जगह वन पुट करोगे तो अब आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? z ओवर z माइनस वन। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला देखो, लिखा हुआ है जी ऑफ माइनस वन की पावर n इज इक्वल टू जी ऑफ जी प्लस वन। जैसे आपने फर्स्ट वाले में कहा कि जब जी ऑफ ए एन होता है तो आपका आंसर जी ओवर जी माइनस ए आता है। अब यहाँ पर a की जगह क्या है? आप थर्ड वाले को और फर्स्ट वाले को कंपेयर करो, तो पहले वाले में जी ऑफ ए एन है, दूसरे वाले में जी ऑफ माइनस वन की पावर n है। दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, तो क्योंकि सेम है तो हम a की पावर n को कंपेयर कर सकते हैं माइनस वन की पावर n से। तो a की वैल्यू क्या आई? माइनस वन। तो जैसे आपने ऊपर वन पुट की थी, यहाँ पर आप क्या करोगे? a की जगह माइनस वन पुट कर दोगे। जब आप a की जगह माइनस वन पुट करोगे तो z माइनस इंटू माइनस वन, आंसर क्या आ जाएगा? z प्लस वन, जो कि ये वाला फॉर्मूला बनता है। इसके बाद बच्चों फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, वो कहता है जी ऑफ के इज इक्वल टू के जी ओवर जी माइनस वन। सिंपल, वन और माइनस वन तो सेम ही है, पावर एन से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, पावर एन से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? देखो बच्चों, जब हमारे पास वन होता है उसकी जो भी पावर हो, चाहे एन, चाहे वन टू थ्री फोर कुछ भी हो, हमें पता है इसका आंसर हमेशा क्या रहना होता है? वन। इसलिए यहाँ पर इसकी पावर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस वन की पावर n का मतलब है कि हमारे पास जब माइनस वन की पावर एक ऑड नंबर होगी, यानी वन थ्री फाइव, तो इसने हमेशा हमें नेगेटिव आंसर देना है। ठीक है, और जब इसकी पावर इवन होगी टू फोर सिक्स, तो हमारे पास इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए वन के ऊपर पावर हो या ना हो इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वन के ऊपर पावर एन से हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हमने जनरल बात किया, जी की पावर वन, जी ऑफ वन का मतलब ये है कि जो मर्जी इसके ऊपर पावर आ जाए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माइनस वन की पावर एन होती है तो इस बात से हमें फर्क पड़ता है। हाँ जी बच्चे, समझ आई? क्लियर हुआ? हाँ जी, तो बेटा सॉल्व करने में नहीं पड़ा, ये बात सही है। बेटा सॉल्व करने में क्यों नहीं पड़ा पता है आपको? ये हमने जनरल फॉर्मूला बनाया जी ऑफ ए की पावर एन, जिसका फॉर्मूला हमें ये कहता है कि जब जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी आपने इसे एक्सपैंड करके लिखना है। ठीक है, जब आप एक्सपैंड करते हो, एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है हम उसी को इस
के लिहाज से हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया है, ठीक है। अब चाहे इसकी पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी बेटा, पुट हम देखो बेटा, देखो हम यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर a की पावर n है, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि a की पावर n या किसी भी नंबर की जब पावर n होनी है तो उसका ये आंसर होना है, ठीक है। अब वो n पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस पूरी टर्म का आंसर हमेशा ये होना है। तो अब मैं n को रिप्लेस नहीं कर रही किसी भी चीज से, मैं सिर्फ इस a को रिप्लेस करूंगी जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी। अब इस a की जगह 1 2 3 अप टू सोन कोई भी नंबर आ सकता है, कोई नेगेटिव नंबर कोई पॉजिटिव नंबर, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है कि यहाँ a की जगह कुछ भी आ जाए, ठीक है, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आ जाए, आपके पास फॉर्मूला यही रहना है। तो आपको उसने कहा कि चाहे ए जैसा मर्जी नंबर है उसका यही आंसर रहना है। जब यही आंसर रहना है तो यहाँ अगर ए की जगह -1 है तो हम ए की जगह -1 पुट कर लेंगे। जो हमने वर्किंग करनी थी वो सारी हमने इस फॉर्मूले में कर ली है, और ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हमने बना लिया है। और इसके अंदर ये जो चीज है a/z < <1, हर चीज इसमें ही कवर हो रही है। यानी देखो उसने कहा है ना, जब a/z < <1 होगा यानी यहाँ जो भी a आएगा वो < <1 होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जनरलाइज फॉर्मूला पहले वाला ही बना लिया, सिर्फ आपने ए की जगह वैल्यूज को चेंज किया है। जैसे अब आपको मैं एक इसकी इजी से एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है x + y² ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि आपने यहाँ आपने फॉर्मूला फाइंड करना है, x = 2 है, 2x है, और y = 3y है, ठीक है। तो अब अगर ये इसके इक्वल है तो क्या मैं डायरेक्टली इसकी जगह पुट नहीं कर सकती, x की जगह 2x, y की जगह 3y? तब मैं ये क्यों नहीं कहूंगी कि x और y के दरमियान तो प्लस का साइन है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो मैं 2x और 3y को क्यों इसके इक्वल कर रही हूँ, जबकि मैं यहाँ पर प्लस है या यहाँ पर माइनस है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दिया जाता है जो हर टर्म के लिए होता है, हर टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस एक एक्स या वाई की जगह कोई भी जब भी मेंबर आए तो आप उसका फॉर्मूला ऐसे ही खोलते हो स्क्वायर का। इसी तरह यहां पर भी एक जनरल फॉर्मूला है ए की पावर एन के लिए, इस ए की जगह कुछ भी आ जाए आप उसे एज इट इज फॉर्मूले के अंदर पुट करते हो। ये नहीं सोचते कि यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन कर दिया जाता है। हाँ जी बच्चों, कुछ समझ आया? कंफ्यूजन क्लियर हुई? हाँ जी, तो आपने इसको एक जनरल फॉर्मूले के लिहाज से देखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी 1 2 3 तक तो ठीक था। अब हमने क्या किया, फोर्थ वाले में वो कह रहा है g(k = kg(z)(1)। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ पर वो बात आ रही है, अब जैसे हमने 1 लिया था तो 1 के ऊपर पावर नहीं भी थी तो हमने कहा था कि ठीक है ये 1 के ऊपर पावर नहीं भी है, तब भी हमने कहा 1 उसमें 1 ही रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब k नंबर आ गया, अब k कुछ भी हो सकता है, k 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। अब हमें नहीं पता k 1 के इक्वल है या नहीं, k कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब हमने सिर्फ वो वाला भी फॉर्मूला जनरलाइज किया था जिसके अंदर कोई ना कोई पावर हो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है, पावर के अलावा कोई और नंबर की बात हो रही है। तो अब वो कहता है अब इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने पढ़ा जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला होता है g(un)(0 से un(z)(1) तो यहाँ un की जगह क्या नंबर है, k, ठीक है। तो अब k एक कांस्टेंट है, k n पर डिपेंड नहीं करता, तो k एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपके पास अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, z(n)। तो ये k कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ये जो z(n) है यहाँ पर आप बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करोगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब आप z(0) पुट करोगे इसमें 1 आना है, z(-1) पुट करोगे तो 1/z आएगा, z(-2) पुट करोगे 1/z² आएगा, z(-3) आएगा तो 1/z3 आएगा। इस तरह ये आपके पास सीक्वेंस ओपन हो गया, ठीक है। जब ये सारी सीरीज ओपन हो गई है, अब हम के तो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि अगर आप इसकी कोई सी दो टर्म्स उठाओ
तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाती है, यानी 1/z, सेकेंड टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आया, 1/z। फिर मैंने यहाँ पर थर्ड और सेकेंड टर्म को डिवाइड किया, तो 1/z² ओवर 1/z। तो z और z² एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, आपके पास क्या बचा, 1/z। क्योंकि कोई भी टर्म्स मैं उठाती हूँ हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 1/z, इसलिए ये 1/z इसकी कॉमन रेशियो है, यानी r है। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a/1 माइनस r। तो r हमने देख लिया 1/z है, a क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 1, तो 1/1 माइनस 1/z, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है, 1/z। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, मतलब 1/z माइनस 1, एलसीएम लिया, और ये z। अब नेहा रोल नंबर 9, आप ऊपर स्क्रीन पर ड्रॉ ना करो। तो यहाँ पर z, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डबल डिनोमिनेटर है, तो आप z को ऊपर ले गए, तो आपके पास क्या बन गया, z/z-1, और k ये बाहर ऑलरेडी कांस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व किया, और आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, kz/z-1, ठीक है। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, इन फॉर्मूलाज को आपने याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है रिकरेंस फॉर्मूला फॉर n इज n की पावर p। बच्चों पहले आपके पास a की पावर n होता था, अब पावर की बात हो रही है, यानी वो जो पावर होती है हम उसको कंसीडर करते हैं, यानी पावर के ऊपर पावर आ जाए। इस फॉर्मूले का नाम रिकरेंस फॉर्मूला है। अक्सर वो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि प्रूफ करें, प्रूफ रिकरेंस फॉर्मूला फॉर n की पावर p विद द हेल्प ऑफ z ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको ये रिकरेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसकी क्या वैल्यू होती है। अब आप इसको सॉल्व करके भी देख लो। उसने आपको n की पावर p दिया है, हमें पता है हमने कैसे सॉल्व करना होता है, जब हमारे पास यहाँ पर u की पावर n, सॉरी यहाँ पर un होता है इस जगह पर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन un z की पावर n-1, सॉरी z की पावर -n। तो जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हो, आपने लिखा n की पावर p, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n की पावर p z-n, z की पावर -n, ये हमने z ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए लिखा, ठीक है। लिखने के बाद, क्योंकि हमें पता है रिएक्रेंस फॉर्मूला के अंदर एक डेरिवेटिव वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है राइट हैंड साइड पर, तो हम यहाँ पर यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है सबसे पहले तो जब p इसकी पॉजिटिव पावर है, तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फिर इसी तरह हमें सेकेंड इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, p की जगह p-1 रिप्लेस कर देते हैं। और हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्रेंस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड पर n की पावर p-1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने सेकेंड वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू z। अब डेरिवेटिव लेना आपको आता है, डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पर आपने d/dz लगा दिया। अब यहाँ जब आप समेशन के ऊपर, तो आपको पता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बाहर आ जाएगी। अब z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो, तो n क्या है, कांस्टेंट, ये हमारे पास वैसे ही बाहर रहा। तो आपके पास डेरिवेटिव सिर्फ किस पर एग्जिस्ट करना है, z की पावर -n पर, यानी पावर पहले, पावर में से a कम, ओके। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसके ऊपर z की पावर -n-1 है। हमें पता है जब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरह अगर यहाँ पर बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हुई हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों को अलग-अलग भी कर सकती हूँ। z की पावर -n को मैंने अलग कर लिया, z की पावर -1 को मैंने अलग कर लिया, और ये जो माइनस का साइन था इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब आपके पास देखो यहाँ पर बचा है n p-1, और साथ में एक बचा है n। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो मैं लिख सकती हूँ n p-1 +1। तो ये +1 इस -1 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, n की पावर p, और यहाँ क्या बचा, z की पावर -n। ये जो एक्स्ट्रा वाला z था ये बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो बच्चों यहाँ पर z की पावर -1 का क्या मतलब है, 1/, जब हम इसे ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/z बन जाएगा। जब ये यहाँ पर 1/z बन जाएगा, ऐसे 1/z, ओके। तो ये z अगर मैं इस तरफ लेकर जाके मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -z
डी ओवर डी जी जी ऑफ एन की पावर पी माइनस वन, यानी हमने इस साइड को इस साइड पर लिख लिया। और यहाँ क्या बचा था, जेड ऑफ एन की पावर पी, तो यहाँ पर आपने जेड ऑफ एन की पावर पी लिख दिया। यानी आपने दोनों साइड्स पर फर्दर फर्दर डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन लेने के बाद आपने क्या किया, आपने इक्वेशन नंबर वन को यहाँ पर यूज किया। हमें पता था कि ये चीज किसके इक्वल होती है, एन जी ऑफ एन ऑफ पी, यानी ये जी ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब हमने प्रूव क्या करना था कि जेड ऑफ एन पी इसके इक्वल होता है, तो मैंने जेड ऑफ एन पी को इसके इधर लिख लिया। बाकी जो टर्म्स यहाँ पर एक्स्ट्रा थी उसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर लिया। तो यही मेरे पास मेन फॉर्मूला था रीअक्रेंस रिलेशन का। तो ये आपने इसकी स्टेटमेंट को याद भी करना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बाय एन का फॉर्मूला है जी ऑफ एन यू एन माइनस जी डी डी ओवर डी जी जी ऑफ यू एन। जैसे अभी भी हमने फॉर्मूला याद किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एन यू एन। तो आपके पास जी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ सिर्फ यू एन होता है तो यू एन, अगर एन यू एन है जो भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद यू की पावर यू एन एक साइड पर रह गया। ये माइनस एन कहाँ से आया बच्चों, माइनस एन कैसे आया बच्चों ये बताया मुझे। क्योंकि हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ये राइट हैंड साइड पर इसने डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से है, जी के रिस्पेक्ट से। तो क्योंकि जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ठीक है। जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में हमने माइनस जी को बाहर निकाल दिया था, यहाँ भी माइनस जी सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद ये यू एन, ये डी ओवर डी जी माइनस एन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई ये वाली, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी आपके पास इस फॉर्म की थी। तो आपने देखा ये किस फॉर्म का, पूरी इक्वेशन किस फॉर्म की बन रही है, माइनस जी डी ओवर डी जी जेड ऑफ यू की यू ऑफ एन। बच्चों ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये मुझे कल तक ग्रुप में शेयर होनी चाहिए। आपने ये प्रॉपर्टीज बाय हैंड सॉल्व करनी है। जब तक आप इसको एक दफा बाय हैंड नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी। जेड ऑफ एन इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस वन की पावर वन का स्क्वायर। आपने रीअक्रंस फॉर्मूला अभी भी पढ़ा था कि जब भी ये चीज एग्जिस्ट करती है जी ऑफ एन तो आप उसको पावर वाली फॉर्म में लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जो आपने अभी अभी ये वाले फॉर्मूला पढ़ा था कि जब एन ऑफ पी होता है तो आप क्या करते हो, माइनस जी डी ओवर डी जी जी की पावर एन पी माइनस वन। यहाँ पर सिर्फ एन है यानी पी क्या है, वन। तो क्योंकि पी वन है तो उस पूरे फॉर्मूला में पी की जगह आपने वन पुट किया। जब सारा सॉल्व किया, ठीक है। अब वहां पर एन की पावर पी माइनस वन था, यहाँ पर पी क्या है, पी एन की पावर है। तो ये जो पी एन की पावर थी यहाँ पर वन थी। तो आपने जब यहाँ वन माइनस वन किया तो क्या आंसर आया, जीरो। आपको पता है एन ऑफ जीरो क्या होता है, वन। और जी ऑफ वन हमने सेकंड पॉइंट पर फाइंड किया था, उसकी वैल्यू क्या थी, जी ऑफ जी माइनस वन, ठीक है। और इसके बाद वो क्या कहता है, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है बाय, हाँ जी गर्ल्स, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में है तो क्वेश्चन रूल्स के जरिए इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने इस पे क्वेश्चन का रूल लगाया, रूल लगाने के बाद हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन में स्टेप्स मिस किए हुए हैं लेकिन जब आप बाय हैंड करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसी तरह बच्चों ये एन स्केयर है, यू ऑफ एन है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ देखें बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है जी ऑफ एन, अब हमने पढ़ा जब जब जी ऑफ एन की पावर पी होगी, मतलब एन की पावर पी होगी तब तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है रीअक्रेंस वाला। अब यहाँ पर क्या था, इस वाले में हमारे पास पी की जगह जीरो है यानी अकेले एन की बात हो रही है। तो ये सारी टर्म्स तो ऐसी ही रहेंगी, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, पी की जगह वन, क्योंकि इसकी पावर वन थी, ठीक है। तो वन माइनस वन जीरो। तो एन की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो क्या बन जाती है, वन। तो ये माइनस जी वैसे ही, डेरिवेटिव भी वैसे ही, ठीक है। ये वाला जी ऑफ एन की पावर जीरो, अब हमें पता है जी ऑफ वन किसके इक्वल होता है, हमने अभी भी सेकंड वाले स्टेप में पढ़ा कि वो इक्वल होता है जी ओवर जी माइनस वन के। इसको बाय क्वेश्चन रूल आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन रूल आपको पता है कैसा होता है कि आपने ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव जी माइनस वन वैसे ही, ठीक है।
फिर माइनस z-1 का डेरिवेटिव, जी वैसे ही, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वो कहता है जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद पूरा का पूरा जो आपके पास आंसर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, जो हम अभी क्वेश्चन का आए थे उसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में आ जाएगा, जब आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक बार इसको बाय हैंड जरूर करना, ठीक है। तो वो कहता है इसका आंसर आ जाता है z/z-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह z² + z/z-1 का क्यूब, उसी फॉर्मूले में अब p की जगह आप क्या पुट करोगे, 2। पिछले वाले में हमने p की जगह 1 पुट किया था। सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसका डेरिवेटिव लो। अगेन यहाँ पर कैसे डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्वेश्चन रूल से, और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है यूनिट स्टेप फंक्शन। वो कहता है ऐसा फंक्शन, पता नहीं आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये, लेकिन यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक स्टेप पर आंसर होता है, यानी आपके पास एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, यानी या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। और यही यूनिट स्टेप फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि आपके पास वो 0 कब होता है, जब आपके पास n की वैल्यू <<0 हो, और वो 1 कब होता है, जब n की वैल्यू <<0 हो। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की बाय डेफिनेशन हमने ये चीज एग्जिस्ट करवाई है। तो कहता है जब आप इसको सॉल्व करते हो इसका आंसर भी क्या आता है, z/z-1। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब जैसे कि आपको पता है जब n <<0 होना है तो इसका आंसर तो 0 होना है, तो हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके लिए सॉल्व करेंगे, इस 1 के लिए, ठीक है। और हमें पता है z(1), जब u(n) की जगह यहाँ पर 1 लिखा जाएगा तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 किसके इक्वल आता था, z/z-1 के। तो ये आप कहते हैं, वो कहता है चाहे आप 1 की ट्रांसफॉर्मेशन लो या यूनिट स्टेप फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन में एक दफा 0 एग्जिस्ट करता है, एक दफा 1। तो जब 0 एग्जिस्ट करेगा तो पूरा आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। जब 1 एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रांसफॉर्म बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होती है। तो इसका और इसका आंसर सेम आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब n की वैल्यू <<0 होती है तो 0, <<0 होती है तो 1। इसी तरह यूनिट इम्पल्स फंक्शन किसको कहते हैं, जब n की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो वो 1 के इक्वल आता है, जब n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तो उसका आंसर 0 के इक्वल आता है। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पर यूनिट इम्पल्स फंक्शन डाल दिया। अब उसने कहा जब n की वैल्यू 0 होगी तो इसने आंसर 1 देना है। अब मैं इसकी पूरी की पूरी सीरीज ओपन जब करूंगी, सबसे पहले मैंने n की जगह 0 पुट किया, यानी डेल्टा ऑफ n की जगह 0, ठीक है, और z पावर में -0। अगला फंक्शन क्या होगा, आपने n की जगह पुट करना है क्या, 1, ठीक है बेटा। मैं बता देती हूँ 9 वाली प्रॉपर्टी भी। आप यहाँ पर ये देखो पहले कि जब आपने यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हो तो यूनिट स्टेप फंक्शन में हमें पता है जब जब n की वैल्यू <<0 होगी तो आपके पास आंसर 0 आएगा, जब n की वैल्यू <<0 होगी आपके पास आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि जब n की वैल्यू <<0 थी, आपको पता है इसके अंदर 0 एग्जिस्ट करता है, तो जब जब 0 की बात होनी है आप इसकी सीरीज को ओपन करोगे। आपको पता है कि हमारे पास जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रही होती है, n = 0 से। तो यहाँ देखो जब भी आंसर इसका n = 0 आएगा, आपने इसके अंदर इसको ओपन करना है जैसे आप पहले करते आए हो, ठीक है। आपको पता है इसका हमेशा आंसर क्या होना है, 1, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, 0 से। हमें पता है जब जब 0 से स्टार्ट होनी है तो इसका आंसर क्या होना है, 1। 0 से छोटे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि इसका आंसर हमेशा 1 ही होना है तो हमने यहाँ पर u(n) फंक्शन की जगह क्या लिख दिया, 1, और ये है z(-n). अब बारी बारी हम n = 0, n = 1, n = 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी। और इस सीरीज को जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज वाले फॉर्मूले से पुट करेंगे, यानी a/1 - r, तो आपके पास आ जाएगा z/z-1, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन की z ट्रांसफॉर्म और 1 की z ट्रांसफॉर्म सेम होती है, ठीक है। बच्चों 1 मिनट रह गया जूम मीटिंग एंड होने में, आप लोगों ने फौरन से रीज्वाइन करना है, ओके। इसके बाद सेकंड वाला जो है ये है यूनिट इम्पल्स फंक्शन।
वो कहता है जब एन की वैल्यू 0 होती है तब सिर्फ इसका आंसर 1 होता है, बाकी एन की कोई भी वैल्यू आ जाए इसने हमेशा क्या आंसर देना है, 0। तो डेल्टा ऑफ एन जब हमने लेना है तो इसका मतलब ये हुआ हमने एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है। मैंने क्या पुट कर दिया, डेल्टा